जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 21 फरवरी को होने वाले हिंदी ऐच्छिक यानी कि हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए VBA सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को भी अपलोड किया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है काफी VBI है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं तो उसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें सबसे ऊपर में आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। और प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आपको पूरा का पूरा 12 नंबर मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 31 दिया गया है, इसका मतलब है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और वहीं पर 31 से लेकर के 52 तक सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों, तो दोस्तों इसका उत्तर हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखना है कि महानगरों में पेड़ों का अभाव, वनों की निरंतर कटाई तथा व्यस्त जीवन शैली ने मनुष्य को प्रकृति से दूर कर दिया है। जिंदगी की भाग दौड़ में वह प्रकृति में आए परिवर्तनों को महसूस करने में असमर्थ है और कोयल की कूक, पीले पत्तों का गिरना तथा हल्की गर्म हवा का चलना आदि का मनुष्य को पता ही नहीं चलता है। ऐसे में प्रकृति का परिवर्तनशील रूप उसे प्रभावित नहीं कर पाता और कवि के कार्यालय में हुए बसंत पंचमी के अवकाश से उसे बसंत पंचमी के उत्सव का पता चला। इसका दोस्तों हम लोगों को इसी में आगे जो लिखना है कि यह ज्ञान उसे कैलेंडर के माध्यम से हुआ। अंतरीकृत जीवन की व्यस्तता मनुष्य को प्रकृति से दूर कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें आपका पूछा गया था कि बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों बताया। तो ये आपका पहला प्रश्न था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न है कि 12 मासा से क्या आशय है। यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कि 12 मासा से क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि विरह वर्णन की एक पद्धति का नाम 12 मासा है और नायिका के विरह का वर्णन वर्ष के 12 महीनों में किया जाता है। संयोग श्रृंगार का वर्णन करते समय कवि ऋतु वर्णन का सहारा लेते हैं एवं विरह वर्णन यानी कि वियोग श्रृंगार वर्णन के लिए 12 मासा पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि 12 मासा पद्धति जो है या फिर 12 मासा क्या है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय अथवा भीष्म साहनी के 2 रचनाओं के नाम लिखें। आप लोगों का जो है 2 रचना और उसके लेखक का नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका इसका उत्तर लिखना है रघुवीर सहाय के 2 रचनाओं के नाम, और इसमें पहली रचना है उसकी दूसरा सप्तक और दूसरा है सीढ़ियों पर धूप में। और वहीं पर भीष्म साहनी के 2 रचनाओं के नाम है चीफ की दावत और अमृतसर आ गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 3 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। तो दोस्तों, इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा कि बालक से जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उनमें एक प्रकार का बनावटीपन झलक रहा था और बालक की आयु तथा योग्यता से उच्च स्तर के प्रश्न पूछकर उसके स्वाभिव्यक्ता का गला घोंटा जा रहा था और लेखक को लग रहा था कि विद्यालय के अध्यापकों तथा बालक के पिता ने उस पर शिक्षा का अत्यधिक दबाव देकर उसके बचपन को दबा दिया है। बच्चे का अपनी योग्यता से ऊपर के प्रश्नों को जवाब देना लेखक को असहज लग रहा था और बालक का बचपन दबता जा रहा था। उसी समय एक वृद्ध महाशय ने इनाम स्वरूप बच्चे से कुछ मांगने को कहा, तो बच्चे ने अपनी संपूर्ण कृत्रिमता को त्याग कर स्वाभाविक बालपन के साथ लड्डू की मांग की।
इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि बाल सुलभ प्रवृत्तियों के साथ बच्चे द्वारा लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस ली, क्योंकि इसके बाद आगे इसमें लिखना है कि क्योंकि उसे लगा कि बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियां अभी जिंदा है और वे समाप्त नहीं हुई है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिवालिक के बारे में लेखक ने क्या बताया है तथा वहां पर पाए जाने वाले पेड़ों को बेहया क्यों कहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका जो उत्तर होगा बहुत ही अच्छे ढंग से कि शिवालिक के बारे में लेखक ने बताया है कि हिमालय के नीचे की शैलमालाओं को शिवालिक की पहाड़ी कहा जाता है और लोगों का मानना है कि यह शिव के जटाजुट जटाओं का निचला भाग है और इसकी निरस्ता, कठोरता और सूनापन देखकर यह बात सही प्रतीत होती है। और इन शैलमालाओं में वृक्षों का अभाव है, परंतु लेखक को वहां पर कुछ छोटे से वृक्ष दिखाई देते हैं। आगे जो लिखा जाना है कि शिवालिक श्रृंखलाओं पर हरियाली नहीं है क्योंकि यहाँ भयंकर गर्मी है तथा पानी का अभाव है। आगे लिखना है कि इन विकट परिस्थितियों में भी कुछ पौधे हरे भरे तथा मस्त दिखाई देते हैं और लेखक ने शिवालिक पर पाए जाने वाले पेड़ों को इसी कारण बेहया कहा है क्योंकि विकट परिस्थितियों में भी ये बेसमरी, आगे इसमें लिखा हुआ है कि ये बेशर्मी की तरह वहां टिके रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 35वें प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया है कि शिवालिक के बारे में लेखक ने क्या बताया है तथा वहां पर पाए जाने वाले पेड़ों को बेहया क्यों कहा गया है। तो इस तरह से इसका उत्तर हुआ। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भक्तों को दोने के दुगुने भाव पर मिलने पर क्यों कोई आपत्ति क्यों नहीं थी। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि भक्तों को दोने के दुगुने भाव पर मिलने पर कोई आपत्ति क्यों नहीं थी, तो क्यों आपत्ति नहीं थी, तो इसका जो उत्तर लिखना है कि हर की पौड़ी पर शाम को गंगा आरती के समय फूलों के दोने 1-1 रुपये की बजाय 2-2 रुपये में मिल रहे थे, परंतु भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं और न ही वे नाराज थे। वे गंगा को पावन और मोक्षदायिनी मानते हुए उसके प्रति विशेष लगाव वह आस्था का भाव रखते थे और इसके साथ ही वे गंगा जी से बड़ी बड़ी मनोकामनाएं मांगने आए थे और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उन्हें 1 रुपये की जगह 2 रुपये में, आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखना है कि दोने खरीदने में कोई आपत्ति नहीं लगी और इसीलिए भक्तजन बिना शिकायत के दोने को दुगुने भाव पर भी खरीदने को तैयार थे। तो इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर को भी हम लोगों ने देखा, जिसमें पूछा गया था कि भक्तों को दोने के दुगुने भाव पर मिलने पर कोई आपत्ति क्यों नहीं थी। तो उसका यही कारण था, वे लोग जो है भक्ति में डूबे हुए थे और अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि नदी नाले तालाब को संभाल कर रखने से लेखक का क्या आशय है, यह काम पर्यावरण संरक्षण कैसे जोड़ता है। ये जो प्रश्न पूछा गया है तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको जो थोड़ा लंबा भी हम लोग लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं। तो इसका जो उत्तर हम लोग को लिखना है कि लेखक ने 1899 में देश के बड़े भीषण अकाल की चर्चा की है और जब मालवा में मात्र 15.75 इंच वर्षा हुई थी, यानी कि बहुत कम वर्षा हुई थी, किंतु तब अन्य स्थानों की तरह मालवा में अन्न जल का संकट न था। तब राजस्थान के मारवाड़ मालवा आकर रहने लगे थे और वर्ष 1973 में अतिवृष्टि के दौरान मालवा में 77 इंच पानी गिरने के बाद भी असवंत सागर, बिलावली, सिरपुर तथा पिपलिया पाला टूटकर नहीं बहे। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक बारिश होना। आगे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार तब मालवा पर अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों का ही ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था, यानी कि कम बारिश हुआ तब भी, अधिक बारिश हुआ तो भी कोई भी असर नहीं पड़ा था। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि मालवा वासियों द्वारा ताल तलैया और नालों के निर्माण एवं रख रखाव पर ध्यान देना, यानी कि अगर ताल तलैया तालाब है या फिर कुछ भी है उसके रख रखाव पर ध्यान दीजिएगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे इसमें दिया गया है कि मालवा में बड़ी संख्या में तालाबों पोखरों का निर्माण किया गया था और समय समय पर उनकी सफाई भी की जाती थी और 1899 ईस्वी में अकाल पड़ने पर इन्हीं ताल पोखरों में जमा किए गए पानी के कारण वहां जल संकट की समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी, क्योंकि अकाल के पहले के और फिर बाद के वर्षों में वहां अच्छी बारिश हुई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा।
यहाँ तक इसका दोस्तों आगे जो पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इसमें जो आपका पूछा गया था, यहाँ पर देखिए कि यह काम पर्यावरण संरक्षण से कैसे जोड़ता है। तो इसका जो है ये पैराग्राफ आपका है, जिसमें दिया गया कि लेखक मालवा के नदी तालों की वर्तमान दशा को लेकर चिंतित भी हैं, क्योंकि आज न तो तालाबों की सफाई की जाती है और न ही नदियों को प्राकृतिक रूप से बहने दिया जाता है। आज मालवा की नदियों पर जहां तहां विशाल विशाल बांध बना दिए गए हैं, जिसके फलस्वरूप सदा निरा नदियां चौमासे भर तो नदियों सा दिखती है, पर अन्य दिनों नाले सी प्रतीत होती है। और नदी नालों की इस दुर्दशा के लिए निश्चय ही हम मानव जिम्मेदार हैं। आगे लिखना है कि तभी तो लेखक ने इन्हें संभाल कर रखने अथवा इन्हें संरक्षण देने की सलाह दी है। नदी नाले तालाब संभाल कर रखने से भूजल संरक्षित रहेगा, और जिससे जल संकट की स्थिति नहीं आएगी और बाढ़ आने की संभावना कम होगी, और अकाल आदि विपरीत समय में भी लोग भूखे प्यासे नहीं मरेंगे, और इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा भी हो सकेगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि नदियों पर सीमेंट कंक्रीट के विशाल बांध आदि के अंधाधुंध निर्माण को हम विकास का नाम देते हैं। ऐसा सोचना पर्यावरण के हित में नहीं है, और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है हम लोगों को कि पश्चिमी देशों की देखा देखी आज भारत की नदियों पर भी सीमेंट कंक्रीट के विशाल विशाल बांध तैयार किए जा रहे हैं, परंतु इन बांधों के कारण सदा निरा नदियां नालों में बदलती जा रही है, और उनके अस्तित्व पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। और निश्चय ही इन निर्माणों को पर्यावरण के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, और इसके समर्थन में हम निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या क्या तर्क दे सकते हैं? तो इसमें जो पहला तर्क है कि बांधों के निर्माण से नदियों का पानी घट जाता है और वे सालों में रूपांतरित हो जाती है। अगला जो पॉइंट है कि नदियों पर बांध बनाने से इनका जल स्तर कम हो जाता है, जिससे नदियों पर निर्भर रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और वे वहां से पलायन करने लगते हैं। अगला पॉइंट है कि बांधों के निर्माण के फलस्वरूप जल के कम हो जाने से नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं को अपना जीवन खोना पड़ता है, जिससे प्राकृतिक विविधता और पर्यावरण संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और अंतिम पॉइंट है कि बांधों के निर्माण से नदियों का पानी घट जाता है, जिससे पेयजल जल की समस्या भी आ खड़ी होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने के बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। और प्रत्येक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि सभी 6 प्रश्नों को हल करने पर पूरा का पूरा 18 नंबर आप लोगों को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि आशा जीने का संदेश है, और वह जिजीविषा को तीव्र करने वाली मनोवृत्ति है। व्यक्ति आशा के सहारे जीवन की अंधी गुफाओं को पार कर जाता है, और आशा मनुष्य को सपने दिखाती है। देवसेना स्कंदगुप्त से गोपनीय प्रेम करती हुई आशान्वित थी कि एक दिन वह सामने होगा, लेकिन जब वह सामने था तो देवसेना आगे निकल गई थी। प्रायः मनुष्य इच्छित वस्तु की आशा में बहुत कुछ गंवा देता है, और देवसेना की आशा चंचल थी, चंचल सी है, वह अपनी प्रवृत्तियों को परिवर्तित करती रहती है, और कवि ने आशा की चंचलता के कारण उसे बावली कहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया, जिसमें पूछा गया था कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि बसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि महानगरों में पेड़ों का अभाव, वनों की निरंतर कटाई तथा व्यस्त जीवन शैली ने मनुष्य को प्रकृति से दूर कर दिया है, और जिंदगी की भाग दौड़ में वह प्रकृति में आए परिवर्तनों को महसूस करने में असमर्थ है। और कोयल की कूक, पीले पत्तों का गिरना तथा हल्की गर्म हवा का चलना आदि का मनुष्य को पता ही नहीं चलता है। ऐसे में प्रकृति का परिवर्तनशील रूप उसे प्रभावित नहीं कर पाता, और कवि के कार्यालय में हुए बसंत पंचमी के अवकाश से उसे बसंत पंचमी के उत्सव का पता चला, और यह जानकारी उसे कैलेंडर के माध्यम से हुआ, और
अंतरीकृत जीवन की व्यस्तता मनुष्य को प्रकृति से दूर कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों अगला प्रश्न आपका है कि प्रियतमा के दुखों के क्या कारण हैं। यहाँ जो पूछा गया है कि प्रियतमा के दुख के क्या कारण हैं, तो इसका जो उत्तर होगा कि यहाँ प्रियतमा की संज्ञा राधा को दी गई है। राधा को प्रियतमा कहा गया है और वह उसके प्रिय यानी कि श्री कृष्ण के मथुरा प्रवास से दुखी है और नायिका का राधा अपने प्रिय कृष्ण के पास अपना संदेश भेजना चाहती है किंतु भेज नहीं पाती और उसके विरह को श्रावण का महीना और अधिक उद्दीप्त कर रहा है और अपने प्रिय के बिना उसे भवन में रहना असंभव प्रतीत होता है और उसे अकेलापन घेर लेता है। आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखना है कि अपने प्रिय के वियोग के कारण नायिका राधा दुखी है और कवि मानता है कि नायिका के दुख को पुष्पों से लदे वन तथा कोयल की कूक अधिक बढ़ा रहे हैं और वह पुष्पों से लदे वन को देखना नहीं चाहती, अतः आंखें बंद कर लेती है। कोयल की कूक तथा भंवरों का गुनगुनाना उसकी पीड़ा में वृद्धि ही करते हैं और नायिका की विरह वेदना को प्रकृति के विविध उपादान बढ़ाते ही हैं और विशेष रूप से नायिका के दुख का कारण उसकी विरह वेदना है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा जिसमें पूछा गया था कि प्रियतमा के दुख के क्या कारण हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका अगला प्रश्न है कि संवदिया से क्या तात्पर्य है और उसके प्रति गांव वालों के मन में क्या अवधारणाएं होती हैं। यहाँ जो पूछा गया है कि संवदिया से क्या तात्पर्य है और उसके प्रति गांव वालों के मन में क्या अवधारणाएं होती है, उसके प्रति क्या सोच होती है। तो इसका जो उत्तर लिखना है कि संवदिया सूक्ष्मदर्शी होता है, वह बहुत भावुक व संवेदनशील होता है, वह ईमानदार व समझदार होता है, वह बिना मजदूरी लिए गांव-गांव संदेश पहुंचाता है और वह जिस भाव एवं स्वर में संदेश सुनाता है उसे उसी भाव व स्वर में संदेश देता है इत्यादि संवदिया की विशेषताएं हैं। यानी कि संवदिया जो है यहाँ का न्यूज़ दूसरे जगह पहुंचाता है और वहां जाकर के ठीक उसी तरह से सुनाता है जिस तरह से उसको बताने को कहा जाता है या फिर दूसरा व्यक्ति सुनाता है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि कई बार संवदिया को संदेश पहुंचाने के लिए लंबी लंबी यात्राओं पर भी जाना पड़ता है, परंतु गांव के लोगों की संवदिया के विषय में धारणा यह है कि आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखना है कि वह निठल्ला, कामचोर, पेटू आदमी होता है और उसकी कोई घर गृहस्थी नहीं होती है। वह मजदूरी में भी संवाद सुनाता है, मजबूरी में भी जो है संवाद सुनाता है, मजदूरी नहीं बल्कि मजबूरी में भी संवाद सुनाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था। लेखक जो है सेवाग्राम कब और क्यों गया था। भीष्म साहनी जो है जो सेवाग्राम गए थे तो ये कब और क्यों गए थे। तो इसका जो उत्तर लिखना है कि लेखक भीष्म साहनी वर्ष 1938 में सेवाग्राम गए थे। सेवाग्राम गांधी जी का प्रसिद्ध आश्रम था जो वर्धा से 5 मील की दूरी पर स्थित था और लेखक के भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में रह रहे थे और वे नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे और लेखक कुछ दिन अपने भाई के साथ समय व्यतीत करने के लिए सेवाग्राम आया था। इसके बाद आगे लिखना है कि वह उसके साथ 3 सप्ताह तक रहा और साथ ही वह गांधी जी से मिलने की इच्छा भी रखता था और लेखक ने सेवाग्राम में गांधी जी के दर्शन के साथ स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नेताओं से भी भेंट की। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लेखक जो है सेवाग्राम कब गया था और क्यों गया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा जाता था। ये जो काला पानी है आप लोगों को पता होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसको कहा जाता था। वहां पर जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज लोग भेज देते थे तो उस जगह को जो काला पानी कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि ये जो सिंगरौली है जो मध्य प्रदेश में है तो सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा जाता था। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि सिंगरौली प्राकृतिक संपदा यानी कि खनिज से भरपूर एक पहाड़ी क्षेत्र है जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है और इन जंगलों के कारण यहाँ यातायात के साधन विकसित नहीं थे। यातायात के अभाव, कमी तथा घने जंगल के खतरों के कारण यहाँ लोग न अंदर जाते थे और न बाहर आने का जोखिम उठाते थे और इन परिस्थितियों के चलते सिंगरौली देश के अन्य भागों से कटकर अकेलेपन का शिकार हो रहा था और इसी कारण सिंगरौली को काला पानी कहा जाता था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा जिसमें पूछा गया था कि सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा जाता था।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि सूरदास की झोपड़ी जलने पर सुभागी के मन में कौन कौन से विचार उठ रहे थे। ये जो प्रश्न है आपका कि सूरदास की झोपड़ी जलने पर सुभागी के मन में कौन कौन से विचार उठ रहे थे, ये जो सुभागी है तो इसके मन में कौन कौन से विचार उठ रहे थे। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि सुभागी जानती थी कि सूरदास की झोपड़ी उसी के पति भैरव ने जलाई है, फिर भी वह सूरदास को सांत्वना देने के लिए सवेरे उसके पास जाती है और उसे इसकी चिंता न थी कि भैरव ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया है, क्योंकि उसे मालूम था कि लोग उसकी इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। परंतु वह यह सोचकर चिंतित थी कि सूरदास पर आई विपदा के लिए वह और केवल वही उत्तरदायी है, और वह जगधर को वहां खड़ा देखकर भयभीत थी कि कहीं वह उसे पकड़ न ले। आगे दिया गया कि सुभागी ने भैरव के घर कभी न जाने का निश्चय कर लिया था और अब वह अकेले रहकर मजदूरी करके जीवन गुजारना चाहती थी। वह न तो भैरव के लिए खाना बनाने के लिए तैयार थी और न ही अपनी बूढ़ी सास को सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी निभाना चाहती थी। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न था कि सूरदास की झोपड़ी जलने पर सुभागी के मन में कौन से विचार उठ रहे थे। तो यही सब विचार उठ रहे थे जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा और लिखना है कि सुभागी सोचती है कि जब उसके पति ने आज तक उसे खुश होकर घेले का सिंदूर तक नहीं दिया तो भला वह उसकी चिंता क्यों करे और उसके लिए क्यों मरे। इस प्रकार सुभागी भैरव को और उसके घर को मन ही मन त्याग चुकी थी। तो ये आपका अंतिम था इस प्रश्न के उत्तर के रूप। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिस्कोहर की माटी से उकेरे गए ग्रामीण जीवन की उन बातों की चर्चा कीजिए जो आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती है। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि बिस्कोहर की माटी से उकेरे गए ग्रामीण जीवन की उन बातों की चर्चा कीजिए जो आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि बिस्कोहर की माटी पाठ में ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है जो आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती है, और इन बातों का वर्णन नीचे किया जा रहा है। किस ढंग से हम लोग वर्णन करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण, और इसमें जो लिखना है कि वस्तुतः पाठ में गांवों के खेत खलिहानों, तालाबों, पशु पंछियों, फूल फल, फसलों आदि को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। गांव के खेतों में गेहूं, धान, जौ, दलहन, तिलहन आदि की खेती करने की बात कही गई है, और गांव का पानी, हवा और मिट्टी प्रदूषित रहित है। अतः पाठ के द्वारा वृक्षारोपण आदि को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा दी गई है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो इसी में आपका दूसरा पॉइंट है कि बुजुर्गों की देखभाल करना एवं उन्हें सम्मान देना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाए जाने का वर्णन करके यह बताना चाहा है कि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार दुलार और परिश्रम के साथ पालती है, बड़ा करती है। ऐसे में बच्चों का भी कर्तव्य हो जाता है कि वे बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करें, उन्हें सम्मान दें, है ना। तो इस तरह से दूसरा पॉइंट था। इसका दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि माताओं द्वारा बच्चों को अपना दूध पिलाना, यह भी एक प्रेरणादायक है। आज के युग में माताएं जो है बच्चों को जो है दूध पिलाने में संकोच करती है। इसके बाद इसमें जो लिखना है कि आधुनिक समय में पश्चात संस्कृति से प्रभावित होकर फैशन की दुनिया में खोई महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाना नहीं चाहती, जबकि पाठ में मां के दूध की महत्ता को उजागर किया गया है और बतलाया गया है कि मां द्वारा बच्चों को दूध पिलाए जाने से मां बच्चे के बीच आत्मीय संबंध बनता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के जो है 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को जो है 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। और यहाँ पर आपके लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो शुरू में यहाँ पर है, इसके बाद एक और है, 4 लिखना पड़ता है। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि प्रदूषण की समस्या पर एक निबंध लिखिए, एक जो है निबंध लिखना होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है दिया गया आप लोगों के सुविधा के लिए प्रदूषण की समस्या पर निबंध। तो इसका निबंध हम लोग कैसे लिखेंगे तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है, यहाँ पर जो शीर्षक देना है प्रदूषण की समस्या, और इसके बाद लिखना है भूमिका, और इसमें लिखना है कि वर्तमान विज्ञान युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ पर कुछ अभिशाप भी मिले हैं, और प्रदूषण भी वैज्ञानिक सभ्यता का एक दुष्परिणाम है और इसे सहने के लिए अधिकांश जनता विवश है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो प्रदूषण का क्या अर्थ है, इसे यहाँ पर लिखना है। आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है,
प्रदूषण का अर्थ। और इसमें लिखना है कि प्रकृति के संतुलन में दोष उत्पन्न होना प्रदूषण कहलाता है। और न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना तथा न शांत वातावरण मिलना, तो ये आपका जो प्रदूषण है। और कुल मिलाकर पर्यावरण में अस्वास्थ्यकर तत्वों का को मिल जाना प्रदूषण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को सबसे पहले अर्थ लिखना है। इसका दोस्तों प्रदूषण का जो प्रकार है, आप लोगों को पता होगा प्रदूषण के जो प्रकार हैं 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। और इसको जो है हम लोगों को जो है इस तरह से पॉइंट वाइज, पहला जो है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में इस ढंग से लिखना है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो वायु प्रदूषण के बारे में यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद जल प्रदूषण के बारे में तीसरे पॉइंट में लिखना है इस ढंग से। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो जो अगला पॉइंट लिखना है ध्वनि प्रदूषण के बारे में इस ढंग से। और इसके बाद जो है 5वें पॉइंट में लिखना है भू प्रदूषण, यानी कि मिट्टी में जो प्रदूषण होता है उसके बारे में। तो ये जो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा पढ़ करके सुनाएंगे तो यह जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके दोस्तों आगे जो है समाधान के बारे में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें जो है एक निबंध लिखना था। किस विषय पर? प्रदूषण की समस्या पर निबंध। तो ये आप लोगों को इस ढंग से लिखना है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया अगला प्रश्न, जिसमें प्रश्न है कि अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। आपका जो मोहल्ला है तो वहां पर जो है खूब गंदगी है, तो उसके सफाई के लिए जो है नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो इसका जो उत्तर लिखना है सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर निगम रांची। यहाँ पर आप लोग जो है रांची, धनबाद या फिर बोकारो, जमशेदपुर कुछ भी लिख सकते हैं, आप लोग अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों आगे लिखना है विषय, और आगे लिखना है कि वार्ड या मोहल्ले में गंदगी की सफाई एवं कीटनाशक का छिड़काव हेतु आवेदन पत्र। आगे लिखना है महोदय। और इसका हम लोग आगे बढ़े तो लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं अशोक नहर मोहल्ले का निवासी हूँ, यहाँ पर कुछ दिनों से नियमित रूप से सफाई का काम नहीं हो पा रहा है, जिससे कि मोहल्ले में अत्यधिक गंदगी हो चुकी है, जिसके कारण मक्खियां, मच्छर आदि बहुत अधिक हो चुके हैं। और इस वजह से मोहल्ले में गंभीर बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि मोहल्ले की नालियों तथा कूड़े कचरे आदि की उचित सफाई कराने की कृपा करें, और इसके लिए मैं तथा वार्डवासी आपके सदा आभारी रहेंगे। इसका दोस्तों आगे जो लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपका विश्वासी या फिर धन्यवाद। और इसके बाद यहाँ पर जो आवेदक, ये आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद अपना नाम है, पता है, और ये जो वार्ड है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डेट भी लिखना है। आप लोगों का जो एग्जाम होगा हिंदी इलेक्टिव का 15 फरवरी 2025 को, तो ये डेट आप लोग दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लेटर को पूरे अच्छे ढंग से यहाँ पर लिख लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता की परिभाषा एवं उसके प्रमुख प्रकारों को लिखें। पत्रकारिता किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से प्रकार हैं? तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य तथा देश दुनिया के बारे में जानना चाहता है, और ये सूचनाएं हमारे रोजाना के जीवन के साथ साथ संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है। आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें लिखना है कि आज देश दुनिया में जो घटित हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है, और समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हमें उपलब्ध कराते हैं। और इसके लिए वे प्रतिदिन सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने शुरू का हिस्सा इस प्रश्न का जो उत्तर लिखना था कि पत्रकारिता को परिभाषित करें, तो इस तरह से हम लोगों को लिखना है। इसका दोस्तों ये जो पत्रकारिता है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आप लोग देखिए, सबसे पहला प्रकार है खोज परक पत्रकारिता। और इसमें जो लिखना है कि सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोज परक पत्रकारिता का आश्रय लिया जाता है, और इसके अंतर्गत छिपाई जाने वाली सूचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की जाती है, और उसके प्रमाण एकत्र किए जाते हैं तथा प्रकाशित किया जाता है। और टेलीविजन में इसे स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। तो इस तरह से पहला पॉइंट लिखना है।
इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वह है विशेषीकृत पत्रकारिता, और इसमें लिखना है कि किसी विशेष क्षेत्र की गहन जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाता है। और इसके अंतर्गत संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता आदि को शामिल किया जाता है। तो ये था आपका। और इसका तीसरा में है वॉच डॉग पत्रकारिता। इसका मतलब क्या होता है वॉच डॉग पत्रकारिता मतलब? तो इसका जो हम लोगों को लिखना है पॉइंट में आगे कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों को उजागर करने को वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला पॉइंट है कि एडवोकेसी पत्रकारिता, और ये कैसा है? किसी विशेष विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने हेतु अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या फिर एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है। पांचवा में दिया गया वैकल्पिक पत्रकारिता, और इसमें दिया गया कि सभी पत्र तथा पत्रकार अक्सर स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं, लेकिन जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है तो उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। इन्हें प्रायः पूंजीपतियों, सरकारों तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पांचवा प्रकार है उसे देखा। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम प्रकार है पत्रकारिता का वह है पितृ पत्रकारिता या फिर पेज, और इसमें लिखना है कि ये पत्रकारिता सनसनी, चकाचौंध या ग्लैमर को प्रसारित करने वाली पत्रकारिता को पितृ पत्रकारिता या फिर पेज श्री पत्रकारिता कहा जाता है। और भारत में बलिट्स अखबार इसी श्रेणी का समाचार पत्र है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी कि यहाँ पर कविता दिया गया है या फिर जो लिखा गया है तो उसका जो सप्रसंग व्याख्या करना है, तो इसे कैसे व्याख्या करेंगे? जिसमें क में दिया गया कि कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी पैठी रहती है और ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गह्वर से अपना भोग खींच लाते हैं। तो ये आपका जो है वाक्य दिया गया था, दो शब्द लिखे हुए थे यहाँ पर। तो इसका जो सप्रसंग व्याख्या करना है, तो हम लोग कैसे व्याख्या करेंगे? तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है, सबसे पहले प्रसंग और प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में कुटज का निबंध से अवतरित है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इन पंक्तियों के म से लेखक ऐसे व्यक्तियों पर टिप्पणी करता है जो ऊपरी तौर पर बेशर्म दिखाई देते हैं किंतु उनकी जिजीविषा अत्यंत गहरी होती है। तो ये आप लोगों को जो प्रसंग लिखना है कि ये कहाँ से लिया गया उसके बारे में, इसका लेखक कौन है इसके बारे में, और किस किताब से लिया गया ये। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए व्याख्या करना है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो ऊपर से बेशर्म अर्थात किसी भी परिस्थिति से अप्रभावित दिखाई देते हैं, तो मान अपमान बेइज्जती होने पर भी उन्हें शर्म नहीं आती, और परंतु उनमें जीवन जीने को बहुत बड़ी शक्ति निहित होती है और वे आंतरिक रूप से दृढ़ होते हैं। वे लोग भी कुटज की तरह पत्थरों की छाती को चीर कर ना जाने किस असीम गड्ढे से अपने भोगने योग्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कर लेते हैं, अर्थात वे विषम परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं, और इस प्रकार उनमें उत्कृष्ट जिजीविषा होती है तथा वे मस्ती से जीवन जीते हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें विशेष में लिखना है आगे कि कुटज और उत्कृष्ट जिजीविषा रखने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली में समानता दिखाई गई है। दूसरा में कि कुटज के माध्यम से मनुष्य को उपदेश दिया गया है। तीसरा है कि भाषा तत्सम शब्दावली उक्त तथा प्रभावमयी है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देखा। और इसका दोस्तों आपका जो अंतिम प्रश्न जो दिया गया है जिसमें ये जो सप्रसंग व्याख्या इसे भी करना है, और इसमें दिया गया कि रूप की तो बात होगी क्या, रूप की तो बात हो क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित अमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह धरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में अरुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है। तो ये आपका दिया गया है, कहाँ से दिया गया है, किस चैप्टर से, इसके लेखक कौन है। तो ये सारा चीज यहाँ पर सबसे पहले प्रसंग में लिखना है, इसके बाद इसकी व्याख्या करना है
तो इसके बारे में हम लोगों को लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कुटज नामक निबंध से अवतरित हैं और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इनमें द्विवेदी जी ने कुटज की अपराजय जीवनी शक्ति पर प्रकाश डाला है, जीवन शक्ति पर प्रकाश डाला है। आगे लिखना है व्याख्या में कि लेखक के अनुसार कुटज के सुंदर रूप का ही वर्णन क्यों किया जाए, उसका स्वरूप ही आकर्षक है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में जहाँ अमराज की सांस के समान तप्त हवाएं चल रही है, यह वृक्ष अप्रभावित रूप से अस्थिर खड़ा है और हरा भरा दिखाई दे रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि शिवालिक की इन सूखी चोटियों पर स्थित यह कुटज वातावरण की गर्मी से तनिक भी प्रभावित नहीं होता और किसी दुष्ट व्यक्ति के हृदय से भी ज्यादा कठोर चट्टानों के गर्भ रूपी पत्थरों के बंधन से रुके हुए अज्ञात जल स्रोतों से रस प्राप्त कर यह रस और आनंद से परिपूर्ण है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग को व्याख्या करना है और अंत में लिखना है पॉइंट नंबर 1 में विशेष में कि कुटज के रूप सौंदर्य का मनोहारी वर्णन हुआ है। दूसरा में कि कुटज के वृक्ष का बिंब साकार हो उठा है। तीसरा में कि भाषा तत्सम शब्दावली युक्त तथा प्रभावमयी है। अगला है कि शैली वर्णनात्मक है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के 21 फरवरी को होने वाले हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों 21 फरवरी को होने वाले हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए VVI सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दिया गया था। और दोस्तों इसके बाद और भी आपके लिए VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा और पूरी गारंटी है कि इन सभी प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों का 21 फरवरी को होने वाले हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए जो VVI सब्जेक्टिव प्रश्न थे उसके उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए और भी VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भिड़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।